हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। आज के लेक्चर जो होंगे हमारे वो चैप्टर नंबर फर्स्ट, वो क्लास 12th की बायोलॉजी। और यहाँ से क्लास 12th की जो बायोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जितने भी हैं वो सब बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो जाए, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कराने की, अब बायोलॉजी की तैयारी कराने की अब मेरी जिम्मेदारी। और मेरे से बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपकी बायोलॉजी के जितने भी फंडामेंटल हैं वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता है आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पर कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आप चाहेंगे कि क्लियर कर दिया जाए तो उसका आपके नाम के साथ यहाँ पर उसको बताया भी जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन इनका था, और उसका आंसर यहाँ पर भी दिया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो जीवों में जनन है। तो फर्स्ट चैप्टर में इसमें हम रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम जानते हैं लाइफ स्पैन के बारे में। सबसे पहले जो जानते हैं हम वो लाइफ स्पैन के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर आप चाहे तो नोट्स वगैरह या क्वेश्चन वगैरह आप मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार, ये डालेंगे आप यूट्यूब चैनल पे तो आपका आ जाएगा, ये मेरा चैनल आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो फर्स्ट थिंग जो चैप्टर में पूछी जाती है वो जीवों में जनन में कि जनन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो जनन क्या है। देखिए, अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। अब अपनी जात की अगर निरंतरता हम कहते हैं तो आप जात जो शब्द पढ़े हुए हैं तो कौन कौन से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये पढ़े हुए हैं आप। देखिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, जब यहां पर पढ़ते तो स्पीसीज जो होता है, स्पीसीज का मतलब ही होता है जाति। स्पीसीज का मतलब ही क्या होता है? जाति होता है। ठीक है, तो यहां से यानी कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। और ह्यूमन नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स होती हैं वो दो ही होती हैं, फीडिंग एंड ब्रीडिंग। कौन कौन सी चीजें? फीडिंग और ब्रीडिंग, फीडिंग और ब्रीडिंग। ठीक है। अच्छा, फीडिंग का मतलब क्या होता है? फीड का मतलब क्या होता है? खाना, यानी कि खाना, और ब्रीडिंग का मतलब जनन करना, खाना और जनन करना, यही दो टारगेट होते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर यही दो टारगेट, अरे यही दो टारगेट आप चाहे, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? खाने के लिए कर रहे हैं, आगे अपने जनरेशन को और भी ज़्यादा आगे और भी अच्छा बनाने के लिए। तो फीडिंग और ब्रीडिंग जो होते हैं वो दो हमारे टारगेट होते हैं लाइफ के। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है कि बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक जो होता है टाइम, उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब यहाँ पर कुछ लाइफ स्पैन दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमारे कुछ लाइफ स्पैन दिए गए हैं और मैंने आपके लिए ये स्लाइड भी लगा के रखी है जिसमें लाइफ स्पैन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्यू मिनट्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो कौन सा है? ये फर्स्ट वाला, ये सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ये कितना टाइम लेंगे, यानी फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ मिनट या कुछ घंटे तक ये जीवित रहते हैं। कैट की बात करते हैं अगर, तो कैट की 30 ईयर्स। ठीक है। मैन फ्लाई जो होती है वो 1 डे। ठीक है। मे फ्लाई है, मैन नहीं, मे फ्लाई है। फिर वेल जो होती है 37 ईयर्स होती है, और सिकेडा जो होता है वो 1 डे तक। ठीक है। हॉर्स 35 ईयर्स, फिर बटरफ्लाई, फिर ऐसे ही फ्रूट फ्लाई, फिर राइस, फिर व्हीट प्लांट, रैट, रोज बश, रैबिट, क्रो, काउ, बनाना ट्री, मंकी, डॉग। ठीक है। क्रोकोडाइल, ऐसे डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म है इंपॉर्टेंट, इसेंशियल है, वो मैंने आपके लिए लगा के रखे हैं। अच्छा, यहाँ तक आप जरूर आप पढ़े होंगे, यहाँ तक, ये वाला सिकोया तक, जैसे 3000 to 4000 ईयर्स
3000 to 4000 ईयर्स आप सिकोया के बारे में जरूर पढ़ोगे, लेकिन ये दो के बारे में अभी आप नहीं जानते होंगे, अभी पढ़े भी नहीं होंगे आप, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जैसे लैरिया ट्राइडेंटा की बात करते हैं तो यहां पर 11,300 ईयर्स, 11,300 ईयर्स, ठीक है। और लोमांशिया तस्मानिका इसका कितना है 43,000 ईयर्स होते हैं, यानी ये इतना लाइफ स्पैन है 43,000 ईयर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे पहले जितना हमें या आपको पता होगा तो उतना आप सिकोया के बारे में जानते होंगे। सिकोया को रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ठीक है। टॉलेस्ट प्लांट है, सबसे ज्यादा विश्व का सबसे लंबा पौधा है सिकोया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि इस वाली स्लाइड में अपनी जात की निरंतरता को बनाए रखना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा, जनन कहलाता है। अब देखिए अपनी जात की यहां पर अलग अलग मैंने स्लाइड आपके लिए लगा के रखी है। जैसे पहली स्लाइड में आपको मैंने किसके, एक लॉयन की फैमिली के बारे में, यानी ये उनका बेबी, ठीक है, ये उनकी फैमिली, यानी उन्होंने क्या अपनी जात की निरंतरता। भाई टाइगर की कौन सी, पैंथरा, कौन सी है, पैंथरा, और ये पैंथरा लियो है। टिग्रिस अगर कहते हैं तो हम बाघ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मंकी की फैमिली और उनके बेबीज वगैरह, ठीक है। तो इनकी मंकी की फैमिली और उनके बेबी वगैरह, जब हम इनकी बात करते हैं तो ऐसे ही हम आते हैं कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म की जात की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी। अगर एक एग्जांपल में ले लेता हूं कि जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन मतलब मनुष्य, ह्यूमन मतलब मनुष्य की यदि हम बात करते हैं, अगर क्या होगा अगर नेक्स्ट 50 ईयर्स तक, YEARS ईयर्स तक ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन ही ना करें, कोई भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जाति को ले लीजिए आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा होगा कि जो भी है ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म, यानी कि मानव जाति ही खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। 50 साल तक कोई रिप्रोडक्शन ही ना करे तो आगे कोई नए ऑर्गेनिज्म आएंगे नहीं, तो ऐसी कंडीशन में खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। तो हम इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या फीडिंग और ब्रीडिंग दो टारगेट हैं लाइफ के। इसको नोट्स के फॉर्म में भी आप अच्छी तरह से बना के रखना, एक एक पॉइंट नोट करके रखना, और जो नहीं भी है उस पर भी अगर कोई क्वेश्चन है फिर भी आप कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। नाउ यहां पर जनन के प्रकार कौन कौन से, पहला है अलैंगिक और दूसरा है लैंगिक जनन। याद रखें हम फाइलोजेनेटिक ट्री के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइलोजेनेटिक ट्री का मतलब क्या होता है कि जो पहले आया उसे हम पहले रखेंगे और जो बाद में आया उसे हम बाद में रखेंगे, उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। तो जो जनरेशन पहले आई उसको हम रखते चले जाते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले आए उनको सबसे पहले रख के धीरे धीरे हाईएस्ट जो आ जाते हैं हम ह्यूमंस आ जाते हैं, हाईएस्ट जो आ जाते हैं वो हम ह्यूमंस आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि फाइलोजेनेटिक ट्री, इनके बीच में जो भी आ रहे हैं यानी प्रोटिस्ट से लेके या जो भी है प्रोटोजोवन से लेकर के वहां से लेकर के ह्यूमंस तक जो भी आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं किसके बीच में, हम ये सारे के सारे इसके बीच में जो आएंगे वो फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाएगा, वो फाइलोजेनेटिक ट्री कहलाएगा। तो फाइलोजेनेटिक ट्री, लैंगिक जनन से पहले कौन सा जनन आया, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन से भी पहले कौन सा जनन आया, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में यहां पर डिफरेंस भी आपको पता चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं अलैंगिक जनन में ये यूनिपैरेंटल होता है, यानी इसमें एक ही जनक होता है, एक जनक होता है, ठीक। या तो नर या तो मादा, इसमें क्या होगा मेल और फीमेल, यानी नर और मादा दोनों ही होते हैं, नर और मादा दोनों ही होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। अब चाहे ये हम प्लांट की बात करें और चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, क्योंकि ठीक इसी के बाद आपका एक चैप्टर और भी आने वाला है जिसका नाम है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले लैंगिक और अलैंगिक जनन के डिफरेंसेस को हम पढ़ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लैंगिक जनन और इधर लिखा है आपका अलैंगिक जनन। अब देखिए यहां पर जब हम बात करते हैं लैंगिक जनन की और अलैंगिक जनन की, तो सबसे पहले पहला वाला पॉइंट जो है आपका, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि क्या क्या इसमें लिखा है। ये लगभग सभी जीवों में पाया जाता है, ये लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे कि कौन कौन से, पौधे, कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटिस्ट, ठीक है, इनमें सब में पाया जाता है। ये डिफरेंस आपसे पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन
इन डिफरेंस को आप अच्छी तरह से माइंड में रखना, आगे आकर के चैप्टर में इन डिफरेंसेस को यूज करना होगा, इनसे कोरिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये निम्न स्तर के जीवों, पौधों, कवक, प्रोटोजोवन तथा बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया में पाया जाता है। फिर इसके बाद इसमें 2 जनक होते हैं। इसमें कितने जनक होते हैं? 2 जनक। मैंने कहा था ना, नर तथा मादा, नर तथा मादा। इसमें एकल जनक होता है, इसमें एकल जनक होता है। अलैंगिक जनक की अब यदि बात करें, इसमें नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। अच्छा, युग्मक की जब बात करते हैं तो युग्मक का अर्थ क्या है? स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, ठीक है। और ये बात हम करेंगे 3rd वाले चैप्टर में, जिसमें आता है मानव जनन, ठीक है, स्पर्म और ओवम की बात। तो यहां पर नर और मादा युग्मक, लेकिन ये बात याद रखें, ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही नहीं, ये हम प्लांट के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट, पॉलिन ग्रेन और ओवरी, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, इस एंथर फिलामेंट। तो उसकी जब बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट में जब आएंगे तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। नर तथा मादा युग्मक इसमें बनते नहीं हैं। यहां पर नर और मादा युग्मक नहीं बनते हैं, क्योंकि एकल जनक है, तो नर मादा युग्मक बनने का कोई भी वहां पर मायने नहीं रखता। जर्म कोशिका जनन इकाई की तरह कार्य करती है। जो जर्म सेल होती है वो किसकी तरह कार्य करती है? जनन इकाई की तरह कार्य करती है। इसमें क्या होती है? कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका होती है जो जनन इकाई की तरह कार्य करती है, ठीक है। अब निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया किसे कहते हैं? अब देखिए, जब स्पर्म किससे? ओवम से, ठीक है। जब स्पर्म ओवम से मिलेगा तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्या? निषेचन। जैसे कि अगर इसको हमें डेफिनेशन में बताना हो तो युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। क्या कहते हैं? युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी जब नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संयोग करता है तो युग्मनज बनता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। डेफिनेशन में 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद निषेचन की क्रिया इसमें नहीं होगी। जब इसमें गैमेट नहीं बन रहे हैं, यानी युग्मक नहीं बन रहे हैं, तो यहां पर निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। अब देखिए, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप द्विगुणित कोशिका अगुणित युग्मक बनते हैं। द्विगुणित कोशिका से क्या बनते हैं? अगुणित युग्मक बनते हैं। यहां पर द्विगुणित कोशिका का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर जैसे कि कोई सेल है जिसको द्विगुणित कोशिका का मतलब 2n, क्या कहते हैं? 2n। अब ये क्या हो जाएगी? ये 2 पार्ट में, यानी कि n और n सेल में, इसको यानी कि इसको कह रहा है वो क्या? द्विगुणित। इसको क्या कह रहा है बेटा? द्विगुणित, द्विगुणित। इसको वो कह रहा है द्विगुणित। और ये क्या कह रहा है? अगुणित। याद रखना, जब कभी भी इसका प्रयोग करें कि द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, द्विगुणित कोशिका अगुणित कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, यानी 2n सेल n सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां से इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए, इसमें गुणसूत्र द्विगुणित ही होते हैं। इसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, यानी उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें ऐसे ही, यानी समसूत्री विभाजन होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन, सिनगैमी और संयुग्मन शामिल है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी हो सकता है, सिनगैमी भी हो सकती है, सिनगैमी भी हो सकती है और संयुग्मन भी हो सकता है। इसमें क्या क्या? मुकुलन, कायिक जनन, इसकी ये टाइप है। अलैंगिक जनन की क्या है? ये टाइप है। मुकुलन होगा, कायिक जनन होगा, सबको पढ़ेंगे हम। बीजाणु जनन होगा, विखंडन भी इसमें क्या है? शामिल है। ये सारे इसमें क्या है? शामिल है। आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जेनेटिक जो होता है ना, तो आनुवंशिकी विभिन्नताएं का मतलब इसमें विभिन्नताएं आएंगी आगे जा करके, और भी अच्छे ये इनके अंदर फीचर आ सकते हैं, और भी अच्छे फीचर आ सकते हैं। यानी इसमें आपका जब आनुवंशिकी विभिन्नताएं आएंगी तो पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता इनके अंदर अच्छी आएगी, लेकिन इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये आनुवंशिकी विभिन्नताएं इनमें नहीं आती हैं, इनमें आनुवंशिकी विभिन्नताएं नहीं आती हैं। यह क्रिया कैसी होती है? धीमी होती है, लेकिन इसमें किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या है? ये क्रिया कैसी होगी? तीव्र होगी, तेजी से क्रिया हो रही होगी। जननांगों का होना क्या है? अनिवार्य है। इसमें जननांगों का होना भी अनिवार्य है, लेकिन इसमें क्या है? जननांगों का होना अनिवार्य नहीं है।
भाई इसमें जननांगों का, चाहे मेल हो फीमेल, दोनों के जननांगों का विकसित होना, पूर्ण रूप से विकसित होना अनिवार्य है और इसमें जननांगों का विकसित होना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब देखिए अलैंगिक जनन के और कितने प्रकार हैं, जैसे कि पहला है आपका विखंडन। विखंडन में भी पढ़ेंगे हम द्विविखंडन और बहुविखंडन, द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा मुकुलन, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, मुकुलन आ जाएगा, फिर इसके बाद खंडन आ जाएगा, फिर आगे जाएगा आपका पुनरुद्भवन और फिर आ जाएगा आपका बीजाणुजनन। ये है अलैंगिक जनन के प्रकार, ये अलैंगिक जनन के क्या है, प्रकार। नेक्स्ट है आपका द्विविखंडन। जब हम द्विविखंडन की बात करते हैं, इससे पहले मैं आपको प्रकार बता चुका हूं अलैंगिक जनन के प्रकार, पिछली स्लाइड पे हम देख चुके हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहां पर आपका पहला है अमीबा, दूसरा है युग्लिना और तीसरा है आपका पैरामीशियम। यहां पर आप लिख भी लीजिएगा, पहला आपका क्या हो गया, अमीबा, दूसरा आपका अमीबा के बाद ये आपका हो गया युग्लिना और ये आपका हो गया पैरामीशियम। देखिए इसमें भी आप सब में, तीनों में द्विविखंडन ही हो रहा है, तीनों में द्विविखंडन ही हो रहा है। लेकिन यहां पर जब हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में कहीं से भी, किसी काट से भी वहां पर विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, मतलब किसी भी टाइप से। इसलिए अमीबा में कौन से प्रकार का, अनियमित प्रकार का, अनियमित प्रकार का, यानी कोई भी नियम नहीं होता, कोई भी नियमित स्थान नहीं होता कि कहां से उसमें विभाजन होना है, कहीं से भी विभाजन हो जाता है और ये अपने केंद्रक को लंबा करना प्रारंभ करेगा। लंबा करने के बाद केंद्रक को दो भागों में विभाजित करके अपनी नई कोशिका को जन्म देता है, ठीक है, नई कोशिका को जन्म देता है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं युग्लिना की, युग्लिना और इसके बाद आपका आ जाएगा पैरामीशियम। तो युग्लिना में होता है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब ऐसे होता है किसी भी काट में। देखिए यहां पर जब आप युग्लिना को देख रहे हैं तो युग्लिना में कैसे, यहां पर अपने आकार को इसने बड़ा करना प्रारंभ किया, उसके साथ साथ केंद्रक को भी इसने क्या बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लंबा करना स्टार्ट कर दिया। केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया और अनुदैर्ध्य काट से वो विभाजित होकर के नए युग्लिना या नई अपनी कोशिका को जन्म देता है। फिर इसके बाद जब हम पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम अनुप्रस्थ, इसमें क्या है बेटा, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ प्रकार का होता है। तो यहां पर अनुप्रस्थ का मतलब कोई भी चीज ऐसे जब कट होती है, ऐसे किसी भी चीज, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को ऐसे है, ऐसे कट कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, ये अनुप्रस्थ है। लेकिन अगर बीच से कट कर रहे हैं तो ये क्या है, अनुदैर्ध्य। ये मेरे भी बॉडी में किसी बॉडी, ये हो गया आपका अनुदैर्ध्य और ये हो गया आपका अनुप्रस्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया आपका, युग्लिना में हो गया, युग्लिना में आपका हो गया अनुदैर्ध्य और पैरामीशियम में हो गया आपका अनुप्रस्थ। तो अब इससे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बहुविखंडन, सॉरी द्विविखंडन में अनियमित प्रकार का किसमें होगा, तो बेटा अमीबा में। फिर उसके बाद अनुदैर्ध्य प्रकार का तो युग्लिना में, और फिर आपका आ जाएगा कौन सा, अनुप्रस्थ प्रकार का, तो पैरामीशियम में, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जब हम बहुविखंडन की बात करते हैं, बहुविखंडन की जब हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आ जाएगा अमीबा ही। कौन सा आ जाएगा, अमीबा। अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन होता है, ठीक है। तो अमीबा में जब हम बहुविखंडन की बात करते हैं तो अमीबा में बहुविखंडन के बाद जब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तो ये किस परिस्थिति में बहुविखंडन करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल परिस्थिति में ये कर नहीं पाता, तो करता क्या है, प्रतिकूल परिस्थिति में। अनुकूल परिस्थिति में अमीबा करेगा द्विविखंडन, अमीबा करेगा द्विविखंडन। अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन करेगा, यानी कि वो अपनी जो क्रिया कर रहा है वही क्रिया करेगा। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, उसे पता लगेगा कि अब मैं अगर विखंडन कर रहा हूं, द्विविखंडन कर रहा हूं, द्विविखंडन करने के बाद मेरी आगे वाली सेल पता नहीं रहेगी या नहीं रहेगी इन्वायरमेंट में,
तो ऐसी कंडीशन में अपने अंदर ही कई सारी सेल्स बनाने लगता है। जैसे कि मैं कह दूं ये अमीबा है, और अमीबा क्या करेगा, अपने ही अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा और कई अपने जैसे ही कई सेल्स को बना लेता है। अपने जैसे ही कई सेल्स को क्या कर लेगा, बना लेगा, बहुत सारी सेल्स को बना लेगा। अब इसका बनाने का टारगेट, इसमें से कोई ना कोई ऐसी सेल होगी, कोई ना कोई ऐसी सेल जरूर होगी जो क्या कर जाएगी, आगे सरवाइव कर जाएगी। यानी अपनी ही जाति को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए ये कैसी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थिति में तो वो द्विखंडन कर रहा है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो उसने क्या किया, बहुविखंडन। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या किया उसने, बहुविखंडन किया। तो ऐसी परिस्थिति में जब बहुविखंडन करेगा तो ये रिलीज करेंगे, रिलीज करने के बाद इसमें से कोई ना कोई सेल ऐसी जरूर होगी जो बच जाएगी, इसमें से कोई ना कोई ऐसी सेल जरूर होगी जो बच जाएगी। पहला यह हो गया आपका अमीबा। और दूसरा जो एग्जाम्पल आपका आता है, सेकेंड एग्जाम्पल जो आता है वो प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम, दूसरा जो आपका आता है वो प्लाज्मोडियम आता है। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम भी जो आपका होता है वो अपने अंदर कई सारे सेल्स को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट से यानी कि क्या होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया डिजीज होता है, इसी से मलेरिया डिजीज होता है। और जो आपका मानव स्वास्थ्य एवं रोग है उस चैप्टर से, उस दृष्टि से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर भी ये क्या करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, और डिवाइड करने के बाद ये जब बाहर निकलता है उस सेल से बाहर निकलने के बाद अदर सेल्स को, आरबीसीज को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जब ह्यूमन बॉडी में ये एंटर करता है फीमेल एनाफिलिस की वजह से या उसके बाइट से, तो सीधा ये लीवर में जाता है और लीवर में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब अपने नंबर्स को ये बढ़ा लेता है तो ये आरबीसी को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये वहां पर कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है प्लाज्मोडियम बहुविखंडन। ये क्या कर रहा है, बहुविखंडन। लेकिन ये इसके लिए अनुकूल परिस्थिति है। अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बहुविखंडन तो हो रहा है प्लाज्मोडियम में, लेकिन बहुविखंडन इसमें कैसा हो रहा है, अनुकूल परिस्थितियों में। लेकिन यहां पर किस परिस्थिति में हो रहा है, प्रतिकूल परिस्थिति में। तो यहां से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए जरूर पूछा जा सकता है कि बहुविखंडन किसमें होता है, लेकिन उसके आगे अगर उसने जोड़ दिया बहुविखंडन किसमें होता है तो दोनों को आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया कि अनुकूल परिस्थिति में बहुविखंडन कौन करता है, तो अनुकूल परिस्थिति में बेटा कौन करेगा, प्लाज्मोडियम। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में कौन करेगा, अमीबा। तो यहां तक आपका बहुविखंडन जो है आज के लेक्चर में इतना यहां तक आपका कंप्लीट। अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और लास्ट थिंग कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्या कर दें, प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। नॉलेज को जितना ही शेयर करेंगे एक दिन आपके पास आकर के वो फिर से कहीं ना कहीं से ज़रूर आपके पास आएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे आज मैं लोगों में शेयर कर रहा हूँ, आप तक शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के नए लेक्चर में। और कैसी क्लास लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।